like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है पार्क, जो कि एक कब्रिस्तान में था, जहां एक कब्र पर लिखा हुआ होता है कि मौत को मत ढूंढो क्योंकि मौत खुद तुम्हें ढूंढेगी। जिसके बाद पार्क उस कब्रिस्तान में खुदाई करने लग जाता है, जहां पर उसे कुछ मरे हुए लोगों के कंकाल पड़े हुए दिखते हैं, जिसमें से कुछ कंकाल वैम्पायर्स के भी थे, जिन्हें देख पार्क कुछ सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कोचेनिया रिपब्लिक नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां वॉर टाइप की सिचुएशन चल रही थी कि तभी एक आदमी पार्क को बुलाता है। तो जब जैसे पार्क बाहर आता है तो वो उसे बताता है कि आतंकवादियों को हमारी लोकेशन का पता चल चुका है और वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए हम सभी को ऑर्डर मिला है कि हम जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें। जिस पर पार्क बोलता है कि पर उस बच्ची का क्या, जिसकी सर्जरी होना इस टाइम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस पर एक सोल्जर वहां आकर कहता है कि हमारे पास उस बच्ची को साथ ले जाने का टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सभी ट्रक और कार यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए बस आप भी जल्दी से हमारे साथ चलें। बट पार्क इन सभी के साथ जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं यहीं रुककर उस बच्ची की सर्जरी करूंगा। जिस पर वो सोल्जर पार्क से कहता भी है कि आतंकवादियों को बच्ची और डॉक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सभी को मार देते हैं, इसलिए प्लीज आप ज्यादा मत सोचो और हमारे साथ चलो। पर पार्क उसकी एक नहीं सुनता, तो वो उससे कहता है कि अब जैसी आपकी मर्जी, और फिर वहां से चला जाता है। देन पार्क का दोस्त उसे जाने से पहले गुड लक कहता है, जिस पर पार्क कहता है कि मुझे लक की कोई जरूरत नहीं। और फिर उन सभी लोगों के वहां से जाने के बाद पार्क उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है एंड सर्जरी स्टार्ट करने से पहले एक ग्रीन कलर की पिल खाता है, जिसे खाते ही उसकी आईज ग्रीन हो जाती हैं एंड देन स्टार्ट होती है सर्जरी, जहां पार्क अपनी पावर्स का यूज करके देखता है कि बच्ची की बॉडी में बुलेट कहाँ है, ताकि फिर वो उसे आसानी से निकाल सके। और वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी भी बिल्डिंग में आ चुके थे, जिनके आने का पार्क को भी पता चल जाता है, बट वो तब भी सर्जरी कंटिन्यू रखता है और फिर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस बुलेट को बच्ची की बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिससे बच्ची की कंडीशन में थोड़ा सुधार आता है। और वहीं वो सभी आतंकवादी पार्क के ऑपरेशन रूम के बाहर आ चुके थे, बट उन्हें वहां कोई नहीं दिखता कि तभी उन सभी की नज़र पार्क पे पड़ती है, जो कि बिना डरे बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा था। और फिर पीछे मुड़ उन सभी से कहता है कि मैं मैनचेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ, इसलिए आप सभी प्लीज मुझे और इस बच्ची को यहाँ से जाने दें। पर वो सभी पार्क की एक नहीं सुनते और फिर उसके ऊपर लगातार फायरिंग करने लग जाते हैं, जिन सभी बुलेट्स को खाकर पार्क नीचे गिर जाता है एंड देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो मर गया हो, बट ऐसा नहीं होता। मतलब कि पार्क अब अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ चुका था उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद बस फिर होने क्या था, पार्क उन सभी आतंकवादियों को बहुत अच्छे से सबक सिखा देता है अपनी वैम्पायर पावर्स का यूज करके। और फिर उन सभी को मारने के बाद पीछे मुड़ कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। जिसके बाद हमें वैम्पायर्स के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली पार्क एक वीबीटी नाम के वायरस से इन्फेक्टेड है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होता है। इसका मतलब कि ये वायरस पार्क को अपनी फैमिली से मिला है एंड ये वायरस बॉडी में टॉलरेंस एक्टिव कर देता है, जिससे इंसान की बड़े होने के बाद एज नहीं बढ़ती और साथ ही बॉडी में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, जो कि ऑलरेडी पार्क के पास हैं। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे सनलाइट में स्किन जल जाना और बार बार इंसान के खून की प्यास लगना। नेक्स्ट सीन में हमें पार्क का चाइल्डहुड टाइम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा वैम्पायर यूनिफॉर्म पहनकर एक आदमी से कैंडीज लेने आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि पार्क के डैड थे। और फिर वो उस बच्चे को कैंडीज देने के बाद उससे जल्दी घर जाने को कहते हैं। तो जब जैसे वो बच्चा वापस अपने घर जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि दो लोग पार्क के घर की तरफ जा रहे हैं एंड वहीं पार्क के डैड को भी उन दो लोगों के आने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की सभी लाइट्स को ऑफ करने लग जाते हैं। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी, मतलब कि वो दोनों वैम्पायर्स विंडो तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं, जिन्हें देख पार्क के डैड भी अपनी वैम्पायर फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर स्टार्ट होती है इन तीनों के बीच फाइटिंग, जहां एक वैम्पायर तो पार्क के डैड को फाइट में बिजी रखता है
जबकि दूसरा वैम्पायर स्टेयर से ऊपर वाले रूम की तरफ जाने लगता है जहां उनकी वाइफ और बेटा है। पर जब जैसे वो वैम्पायर ऊपर वाले रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां सिर्फ टैप रिकॉर्डर रखा हुआ है जिसमें से गाना गाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि पार्क के डैड ने पहले ही अपनी वाइफ और बेटे को वहां से दूर भेज दिया था। जिसके बाद वहां एक तीसरा वैम्पायर आता है जिसका नाम है जिनही, जो कि इन दोनों बैड वैम्पायर्स का बॉस है। देन जिनही पार्क के डैड से उनके बेटे और वाइफ के बारे में पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं। जिनका पता बताने से जब जैसे पार्क के डैड साफ मना कर देते हैं तो जिनही अपने दोनों वैम्पायर्स को ऑर्डर देता है कि वो पार्क के डैड को इंजेक्शन लगा दें, जिस इंजेक्शन के लगने पर पार्क के डैड वैम्पायर होने के बावजूद भी मर जाते हैं। देन आफ्टर 16 इयर्स हम देखते हैं कि अब पार्क पूरे 16 साल का हो चुका है और अपनी मॉम के साथ किसी आइसलैंड पर रहता है, जहां वो सुबह जल्दी उठकर एक इंजर्ड डियर से बातें करने लग जाता है और उससे कहता है कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं पक्का तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, बट अफसोस मैं तो कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्क अभी छोटा है जिस वजह से वो अपनी वैम्पायर फॉर्म पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए पार्क की मॉम उसे इंसानों के बीच जाने नहीं देती। तो फिर जब पार्क अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो उसे चुप बैठा देख उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम आजकल कुछ बात क्यों नहीं करते, जिस पर पार्क कहता है कि बात करने के लिए है ही क्या, और फिर वो उनसे कहता है कि मैं शहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ बुक्स खरीद के लानी है। तो इस पर उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि बुक्स मैं ला दूंगी, बस तुम बाहर मत जाओ। पर पार्क उनकी बात को मानने से साफ मना कर देता है और कहता है कि आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। तो फिर पार्क की मॉम उसको एक मेडिसिन का बॉक्स देती हैं, ये बोलकर कि शहर जाने से पहले इसे याद से खा लेना। बट पार्क उस बॉक्स को समुंदर के किनारे फेंक देता है। और फिर जब वो अपनी बुक्स लेने बुक स्टोर पहुंचता है कि तभी वहाँ एक वर्कर के काम करते हुए हाथ पर चोट लग जाती है एंड उसकी फिंगर से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलने लग जाता है, जिसे देख पार्क खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर ना चाहते हुए भी वो अपनी वैम्पायर फॉर्म में आने लग जाता है एंड उसकी आईज ग्रीन हो जाती हैं। पर फिर भी वो खुद पर किसी तरह से कंट्रोल करके जल्दी से बुक स्टोर से बाहर आ जाता है। और फिर जब जैसे ही वो वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम उसको मैथ पढ़ाने लग जाती हैं, जिस पर पार्क अपनी मॉम से कहता है कि पर मेरे पढ़ने लिखने का क्या फायदा जब मुझे हमेशा अकेले ही रहना है। तो इस पर पार्क की मॉम उसे समझाती है कि लाइफ में स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी की हेल्प से तुम इंसानों के बीच एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो और साथ ही अपने बारे में काफी कुछ पता भी कर सकते हो। पर पार्क कहता है कि ये सब सच नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और फिर गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क की मॉम अपने लैब में बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि इस वीबीटी वायरस का इलाज ढूंढकर पार्क को एक नॉर्मल इंसान बना सके। बट अभी उन्हें इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। और वहीं दूसरी तरफ पार्क बाहर आने के बाद खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए फिर वो उसी इंजर्ड डियर को मारकर उसका खून पी जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उसे बाद में इस बात का बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। एंड पार्क की मॉम भी अपने बेटे को ऐसी हालत में देख काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनसे अपने बेटे की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भागता हुआ फॉरेस्ट जाता है और अपने वैम्पायर फॉर्म में आकर वो हर चीज़ करने लग जाता है जिससे कि वो खुद को मार सके। बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो खुद को मार नहीं पाता, इसलिए फिर वो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ के समुंदर में छलांग लगा देता है ताकि पानी में डूबकर मर सके। पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अब भी जिंदा था, इसलिए फिर वो इन सभी चीज़ों से परेशान होकर वापस अपने घर जाने लगता है कि तभी पीछे से एक कार पार्क को सामने से हटने के लिए बोलती है। बट पार्क उदास होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देता। तो फिर वो आदमी कार से बाहर निकलकर पार्क के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। एंड जब जैसे वो पार्क को मारने ही वाला होता है कि तभी पार्क उस आदमी को बहुत जोर से मुक्का मार उसे दूर गिरा देता है, जिसे देख उस आदमी के सभी दोस्त भी पार्क को मारने के लिए आगे आते हैं। बट पार्क उन सभी को भी अच्छे से सबक सिखा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब वो सभी पुलिस स्टेशन में हैं
और पार्क से पिटने के बाद काफ़ी बुरी हालत में भी होते हैं। बट प्लीज़ उनके स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती कि एक अकेला लड़का इतने लोगों को कैसे मार सकता है कि तभी वहाँ पार्क की मॉम भी आ जाती हैं और फिर वो पार्क को अपने साथ वापस घर ले जाती हैं। एंड देन घर आने के बाद पार्क के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती हैं। बट पार्क को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी दुखी था। इसलिए वो रोते हुए कहता है कि मुझे भी इंसान बनना है ताकि मैं और सभी की तरह जी सकूं, पर मुझे अपने इंसान बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। जिसे सुन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर पार्क को गले लगा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्ही को दिखाया जाता है जिसने पार्क के डैड को मारा था। वो एक बहुत ही फेमस सर्जन है और काफ़ी ज़्यादा रिच भी है कि तभी उसके पास एक कॉल आती है जिस पर वो कहता है कि पार्क के ऊपर नज़र रखो क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही वो कॉल वाले पर्सन को कुछ काम करने के लिए भी देता है। और वहीं दूसरी तरफ पार्क जो कि एक फॉरेस्ट में है कि तभी हम देखते हैं कि वही दोनों वैम्पायर्स जिनकी पार्क के डैड के साथ फाइटिंग हुई थी वो अब पार्क के ऊपर नज़र रखने लगे हैं कि तभी एक फैमिली भी उस फॉरेस्ट में घूमने के लिए आती है जिसमें एक बच्ची और उसके पेरेंट्स थे। बट उस बच्ची को फॉरेस्ट में नहीं आना था कि तभी उस बच्ची की नज़र एक रैबिट पे पड़ती है जिसका पीछा करते हुए वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाती है। जिसे देख वो दोनों वैम्पायर्स अपनी पावर से सभी भेड़ियों को कंट्रोल कर उनसे उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए कहते हैं। तो जब जैसी वो सभी भेड़िए उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो उन्हें अपने सामने आता देख वो लड़की बहुत बुरी तरह डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लग जाती है कि तभी पार्क वहां आकर उस लड़की को उन सभी भेड़ियों से बचाता है, उन भेड़ियों से फाइटिंग करके। देन उन भेड़ियों को बहुत देर तक मारने के बाद फाइनली पार्क उस लड़की को बचा ही लेता है। बट उस लड़की के सर पर चोट लग जाने की वजह से वो उठ नहीं पाती और उसकी चोट से खून भी निकलने लग जाता है। जिसे देख फर्स्ट टाइम पार्क को खून देखकर खून की प्यास नहीं लगती बल्कि वो उसकी चोट को ठीक करने की कोशिश भी करता है। और अब क्योंकि उस लड़की ने पार्क को उन भेड़ियों से लड़ते हुए देख लिया था तो इसलिए वो लड़की पार्क से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई भूत हो? जिस पर पार्क बोलता है कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ। पर तभी रेस्क्यू टीम के वहां जाने की वजह से पार्क वहां से भाग जाता है। और वहीं दूर खड़े उन दोनों वैम्पायर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि क्या पार्क खुद पर कंट्रोल कर पाता है कि नहीं, और फिर वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पार्क वापस घर आकर ये पूरी बात अपनी मॉम को भी बताता है कि उसने कैसे अपनी पावर्स का यूज करके एक लड़की की जान बचाई। जिसे सुन उसकी मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं कि उनके बेटे ने फर्स्ट टाइम किसी इंसान को बचाया। और वहीं दूसरी तरफ जिन्ही भी सारी बात जानने के बाद पार्क को पकड़ लाने के लिए कहता है और पार्क की मॉम को जान से मार देने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद वो दोनों वैम्पायर्स पार्क के घर की तरफ निकलते हैं। बट उस टाइम पार्क मार्केट गया हुआ था जहां वो अपनी मॉम के लिए एक हेयर क्लिप भी बाय करता है। और वहीं पार्क की मॉम घर पर अकेली थी कि तभी उन्हें उन दोनों वैम्पायर्स के आने का एहसास हो जाता है। इसलिए फिर जब जैसे वो दोनों वैम्पायर्स पार्क के घर में एंटर करते हैं तो उन्हें देख पार्क की मॉम एक इंजेक्शन लेकर उनमें से एक वैम्पायर पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करती है। बट वो वैम्पायर उनके अटैक से बच जाता है और फिर वो पार्क की मॉम को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है कि तब इतने में पार्क भी अपने घर के पास पहुंच चुका था जहां पहुंचते ही उसे भी अनजान वैम्पायर्स की स्मेल आती है। जिसके बाद जब वो घर के अंदर आता है तो वहां अपनी मॉम को घायल पड़ा हुआ देख बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एंड देन पार्क बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने के बाद उन दोनों वैम्पायर से फाइटिंग करने की कोशिश करने लग जाता है। बट ऑब्वियसली वो दोनों वैम्पायर्स पार्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो पार्क को जमीन पर पटक देते हैं। एंड उनमें से एक वैम्पायर पार्क की मॉम के वही इंजेक्शन लगा देता है जो कि उसने पार्क के डैड के भी लगाया था। जिसके लगते ही उनकी हालत बिगड़ने लग जाती है और पार्क ये सब कुछ देखने के बाद भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता कि तभी पार्क की मॉम उसे आईज क्लोज करने के लिए बोलती है। तो जब जैसे पार्क अपनी आंखें बंद करता है तो वह टेबल के नीचे से एक स्विच ऑन कर देती है जिससे बहुत तेज लाइट ऑन हो जाती है। जिसको देखने पर वो दोनों वैम्पायर्स कमजोर पड़ने लग जाते हैं और फिर मौका देखते ही पार्क अपनी मॉम को उठाकर फॉरेस्ट की तरफ भागता है जिसके पीछे वो दोनों वैम्पायर्स भी आते हैं।
बट पार्क उन्हें चकमा देकर उन दोनों को दूसरी साइड भेज देता है और फिर अपनी मॉम को सेफ जगह लिटाकर उनसे हॉस्पिटल जाने की जिद करने लग जाता है। बट वो उससे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये सुन वो रोने लग जाता है और उन दोनों वैम्पायर्स के बारे में भी पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर पार्क की मॉम उससे कहती है कि तुम बस उन लोगों से दूर ही रहना और फिलहाल तुम मुझे वापस घर ले चलो। जब ये दोनों वापस घर आते हैं तो वहाँ पार्क की मॉम पार्क से कहती है कि तुम पूरे घर के साथ मुझे भी जला दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही तो ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। जिस बात को मानने से पार्क साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। बट फिर उसकी मॉम के ज़्यादा फोर्स करने पर उसको ना चाहते हुए भी अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। एंड उसकी मॉम घर को जलाने से पहले उसे एक पेंटिंग को साथ में ले जाने के लिए कहती है, जिसके पीछे एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि पार्क की मॉम ने बहुत पहले रिकॉर्ड की थी। एंड इस रिकॉर्डिंग में उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। देन पार्क अपनी मॉम को वही हेयर क्लिप पहनाने के बाद जो कि वो मार्केट से उनके लिए लाया था, फिर वो पूरे घर में आग लगा देता है और फिर बाहर से खड़े होकर अपनी मॉम को जलते हुए देखकर बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है। एंड ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और सैड सीन था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि अब पार्क बड़ा होकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट और फेमस आर्मी डॉक्टर बन चुका है और फिर वो यहाँ अपने पास्ट को याद करने के बाद काफ़ी उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोचेनिया में फिर से फायरिंग चल रही थी, जहां पार्क एज ए आर्मी डॉक्टर किसी सोल्जर का ट्रीटमेंट कर रहा था कि तभी उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि मैंने पता कर लिया कि तुम्हारी उस पेंटिंग के पीछे के डॉक्यूमेंट्स कहाँ के थे, मतलब कि वो कोरिया के टाइम इन कैंसर हॉस्पिटल के हैं। जिसे सुन पार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश हो जाता है और फिर अपने साथी यानी दूसरे डॉक्टर से इंजर्ड सोल्जर को वहां से ले जाने के लिए बोलता है। जिनके जाने के बाद जब जैसी पार्क कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके ऊपर एक बॉम्ब आकर गिर जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको ये लगने लग जाता है कि अब शायद डॉक्टर पार्क इस दुनिया में नहीं रहे। बट पार्क खुद पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भी ऐसे उठकर चलने लग जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।